नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ संजय सर फिर आ चुके हैं। बात करेंगे आज करंट खबर पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। करंट खबर यह है कि अभी कुछ घंटों बाद संसद चलेगा और सुप्रीम कोर्ट चलेगा। भाई 10 बजे सब चल जाएंगे। और दोनों जगह बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी है। एक पर सर विदेश से लौटे हैं और सर से करना पड़ेगा सर को सामना, और सर की सुनवाई होगी सर्वोच्च अदालत में। किस करवट ऊंट बैठेगा सर का यह देखना होगा। हालांकि ऊंट वाले साहिबान तो इस्तीफा देके आज तक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। जिस दिन से ऊंट वाले राज्य के रहने वाले जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उनका ऊंट खो गया, वो मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल वही मिल रहा है। अब अभी सदन चलेगा। सदन में पहलगांव गूंजेगा, सिंदूर गूंजेगा, पाकिस्तान गूंजेगा। बात होगी SIR पर, यानी सर पर। और सारी बातें सर के ऊपर से हमें निकलती दिख रही हैं। बिल्कुल। और सर विदेश से वापस लौट आए हैं। इतने काम करने वाला प्रधानमंत्री न देश को मिला है और न कभी मिलेगा। विदेश से आने के बाद दिल्ली में 2 घंटे भी आराम नहीं किया, सीधा तमिलनाडु पहुंचे। और सब लोग सवाल करते हैं, अच्छा इतना जब मेहनत करेगा तो आदमी मीडिया के सवाल कैसे जवाब दे देगा। उसे चिंता उसे सबसे अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की है, वो भूखा न सो जाए। आप कह रहे हो हमें सवालों का जवाब नहीं देते हैं। भाई क्या करोगे सवाल करके? जिसका सवाल करना चाहते हो उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हथियारों का जखीरा हो, वोटर लिस्ट कैसे सेट होगी, कौन वोट देने के काबिल है, कौन वोट देगा। गुड़गांव में देखो अंधाधुंधी के वीडियो आ रहे हैं। आम आदमी भी उठा लिया जा रहा है कि चल तू भी अपनी नागरिकता सेट करे। योगेंद्र यादव ने बड़ा ट्वीट कर दिया है कि बिहार में कोई कुत्ता बनवा लाया है अपना निवास प्रमाण पत्र। भेड़ बकरी बनवा लेगी कहीं। और भैया वो भी तो रहेंगे इसी देश में, उन्हें भी नागरिकता हासिल करनी पड़ेगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बस सीधा आपके पास आ रहा हूं। सर वन में आग लग गई तो चर्चा हुई कि हाथियों ने आग लगा दी है। तो हाथी पीछे भाग रहे थे, सबसे आगे भैंस भागने लगी। लोगों ने कहा कि भाई आग तो हाथी ने लगाई है, तू क्यों भाग रही है? उसने कहा हमें कोर्ट में कई साल भैंस साबित करने में लग जाएंगे कि हम भैंस हैं, हाथी नहीं है। यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, हमें हाथी समझ के कब जेल भेज दिया जाए। हमें ये साबित करने में कोर्ट में चीख चीख कर कहना पड़ेगा कि हम हाथी नहीं भैंस हैं। तो जहां जानवर भी ये महसूस करते हो वहां के हम क्या जिक्र करें। बिल्कुल सर आज संसद चलेगा कुछ ही पलों में। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। मामला फंसा हुआ है और बिहार में हंगामा मचा हुआ है। तो पूरा मामला दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए भी है कि हमारे अखबार किसी और दुनिया में है। जितनी खबरें आपने बताई उतनी खबरें कल अखबार में नहीं थी, और आपने कुछ मिनट में बता दी उतनी खबरें अखबार में नहीं थी। अखबार में खबर कल थी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक के आकाओं की आज भी नींद उड़ाए है भारत में बने हथियार। अब आज भी का क्या मतलब है पता नहीं। उसमें आज भी नहीं, अभी तो पहलगाम हुआ है कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को, और आतंक के आकाओं की नींद हराम किए हुए हैं। तो नींद हराम तो ऑपरेशन सिंदूर से नहीं हुआ, युद्ध से नहीं हुआ, या हुआ जो भी हुआ। तो अगर उन दोनों से भी हुआ तो अब भारत में बने हथियार से क्या होना है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और ये आपने कहा बेंगलोर गए थे तो बेंगलोर में यही कहा उन्होंने, और यही आज की अखबार की लीड है, एक अखबार की। कल SIR पे सुनवाई है। ज्यादातर अखबारों में इसकी खबर नहीं है। मैंने ये खबर तो होनी चाहिए थी, कल SIR पर सुनवाई है, ये स्थिति है, ये कहा गया है। खबर ये है कि जो चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, आधार को नहीं मानेंगे, वोटर आई कार्ड को नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह, उस पर ADR ने जवाब दिया है और बताया है कि कैसे
चुनाव आयोग ने जो कहा है उसमें दम नहीं है। तो दिलचस्प होने वाला है मामला। सुप्रीम कोर्ट जो भी करे ना करे, जो भी होगा वो अलग है, लेकिन दिलचस्प तो होने ही वाला है। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में मरे हुए लोग भी आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, वो कोशिश कर रहा है। मरे हुए, आपको लग रहा है कि वो मरा हुआ है, मर गया है, या सही में मरा है, जो कुछ भी है, अगर वो आवेदन कर रहा है तो आप उसको मना कर दीजिए, मत बनाइए। आप इसीलिए तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और पूरा एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं, बीएलओ को घर जाके देखना ही है, तो आवेदन कर रहे हैं तो बना कैसे? तो खबर तो ये छप रही है। और दूसरी तरफ आपने जैसा बताया कि कुत्ते का भी नाम है वोटर लिस्ट में, फोटो के समेत है, तो मैंने नाम तो चलिए चला गया, कुतिया देवी उस कुत्ते की माँ का नाम है तो चला गया, नहीं पता चला कि कुतिया देवी नाम नहीं हो सकता है, या नाम है अगर वैसे भी लिखा था तो। लेकिन फोटो तो देख के लग रहा है कि वो मनुष्य का नहीं, कुत्ते का फोटो है, लेकिन उसका नाम है वोटर लिस्ट में। और चुनाव आयोग रोना ही ये रो रहा है कि मरे हुए लोग आवेदन कर रहे हैं, मरे हुए लोग आवेदन कर रहे हैं, और आप उनका नाम वोटर लिस्ट में डाल भी देंगे तो मरा हुआ आदमी वोट देने तो आएगा नहीं। और उस समय अब जब आई कार्ड मांगते ही हैं मतदाता, ये पार्टियों के एजेंट होते ही हैं जो देख करके वोट देने देते हैं, नहीं तो मना कर देते हैं कि भाई आप गलत उम्मीदवार हो, आप नहीं हो, आपका अब तो परिचय पत्र भी मांगा जाता है वगैरह वगैरह। तो उसमें अगर नाम कोई लिखवा ही ले और लिखी जाए तो क्या होगा? और दूसरा, आपके लिए चैलेंज है कि आप उसको रोक पाते हैं कि नहीं। रोकिए, जब आप कर रहे हैं एक्सरसाइज तो इस तरह का काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि आप नहीं सतर्क हैं और कुत्ते का भी नाम चला जा रहा है। आरोप लगा रहे हैं लोगों पर कि लोग जो है इसका आवेदन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोग गुस्से में कर रहे हैं क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट तो तैयार थी, जनवरी में आपने सारा एक्सरसाइज कर लिया था, और जबरदस्ती आपने दोबारा शुरू किया है, तो लोग डाल रहे हैं और आपको गलत प्रूव करने के लिए डाल रहे हैं, तो उससे बचना आपका काम है। और ये सुप्रीम कोर्ट में रोने से नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसके लिए आपको कहे कि नहीं आपने ठीक किया है, तो भी जनता की नजर में आप जो हैं सो हैं, और वो दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी क्लियर है। और जैसा मैंने कल कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसलिए सरकार निश्चिंत है और उसको जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। और वैसे ही है कि कश्मीर चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे कि आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, और कश्मीर में चुनाव होते ही अप्रैल में आतंकवादी हमला हो गया। और आतंकवादी हमला होने के इतने समय बाद तक आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पाए हैं, और दावा यह कि हमने इतना हथियार बना लिया है कि आतंकवादियों के आका जो है सो अब उनको नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है उससे क्या फर्क पड़ा? हमला तो हो ही रहा है। नहीं आ रही हो, वो जग करके हमला करवा रहे हो, या आप भी तो जग जग करके काम कर रहे हैं बचाव में, सुरक्षा में, या जो काम के लिए। तो नींद नहीं आने का कोई मतलब नहीं है। एक उम्र के बाद लोगों को नींद वैसे भी नहीं आती है, कम आती है। कुछ लोगों को सही उम्र में भी कम नींद आती है। तमाम बातें हैं। तो ये कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो बोल भी रहे हैं और खबर भी चल रही है। तो इस स्थिति में कल संसद में क्या होगा और कैसे होगा वो निश्चित रूप से दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा। मैं टीवी नहीं देखता, लेकिन संसद के कार्यकाल में मैं लाइव प्रसारण जरूर देखता हूँ। और अभी तक मैंने वो नहीं देखा है, कल मैं दिन में देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी लाइव प्रसारण आता है। वो कैसे देखा जा सकता है, वो मेरे टीवी में नहीं है। तो कल मैं वो भी देखने की कोशिश करूंगा, और बारी बारी से संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों देखूंगा। और मुझे लगता है कि कल दिन में दिलचस्प रहेगा। तो देखा जाए कल क्या होता है, फिर बात करते हैं कल वाले के बारे में। अभी तो फिलहाल यही है कि अखबारों में जो होना है कल उसकी खबर नहीं है, और तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिससे पेज भरा गया लगता है, एकदम दिखाई देता है कि किसी तरफ पेज भरा गया है बिना मुद्दों के की बातों से। सर, पेज का किसी से भर देना, उसको रद्दी बना देना आसान होता है, खबर को तूफान बनाकर बेचना आसान नहीं होता है। रद्दी बना के तो आप कुछ भी बेच सकते हो। मुझे कभी कभी दिन याद आ जाता है सर, मैं 2016 में या 15 में एक स्टोरी कर रहा था, और स्टोरी करते करते एक बड़े देश के प्रतिष्ठित नंबर 1 चैनल ने एक खबर ब्रेक की। राम जेठमलानी ने कहा कि मोदी जी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। शिव कुमार मिश्रा का कोई दोष नहीं था, कहने वाले राम जेठमलानी थे, अपने जान देने वाले मोदी जी थे, शिव कुमार मिश्रा का तो कोई लेना देना नहीं था। एक खबर नवीस की बात, उस खबर को पढ़ा, उसको समझा, उनका पूरा बयान सुना, और लगभग 800-900 वर्ड की एक स्टोरी खट 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 टाइप कर दी। और जब टाइप करके हम वापस आए
वो आज तक डिलीट करके भाग चुका था। फंस गए शिव कुमार मिश्रा। अब चूंकि वीडियो था तो हमने वीडियो डाल रखा था, तो हमें फंसने का कोई गम नहीं था। खबर वायरल हो गई। यही मुझे परसों रात का वाकया याद आ गया कि धनखड़ का ऑफिस सील हो गया। वो इंडिया टीवी अभी माफी मांग रहा था। उस दिन हमने थोड़ा धैर्य बनाए रखे, हमने थोड़ी सोच समझकर खबर की, तो हमने फैक्ट चेक सब चेक चलाए, हम अपने को सुरक्षित रखा, क्योंकि एक तो चला गया चैनल, ये भी न चला जाए। तो अब ऐसे में क्या सर मीडिया पर उम्मीद करोगे? आज भी बिहार में पैसेंजर ट्रेन में लकड़ी लद कर जाती है, मजदूर लाद कर ले जाती है। बिल्कुल। आज भी बिहार में गांव में पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, और इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है। विकास धीरे धीरे हो पाएगा जब हम पिछड़े हैं, क्योंकि हमने जो सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते थे, गन्ना मिल थे, खाद फैक्ट्रियां थी, उनको हमने रिसाइकिल नहीं किया। बने हुए संस्थान सब डूब गए। तो जब डूब गए तो सोर्स ऑफ इनकम स्टेट का बचा नहीं। अब जीएसटी शुरू की है, तो जीएसटी कब तक उसे रिकवर कर पाएगी, कैसे कहा जाए? तो सर बहुत कुछ है, लेकिन अब बिहार की खबर क्या है सर एसआईआर को लेकर, सर को लेकर? खबर यही है कि इन लोगों ने, चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पूरी तरह गलत है। उसका काम ही नहीं है कि वो नागरिकता तय करे, और वो नागरिकता ही एक और सवाल है इसमें, एक और बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग तो हमको लग रहा है कि माननीय सर्वोच्च अदालत को ठेंगा दिखा रहा है। उसने नहीं, मैंने तकनीकी रूप से नहीं दिखा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आदेश नहीं दिया था, सलाह दी थी। तो सलाह दी थी तो उसने कहा कि भाई हम इस कारण से नहीं मानते उसको दस्तावेज, और हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम नागरिकता चेक करके ही बनाएं। तो एडीआर ने उसको चैलेंज किया है कि आपकी जिम्मेदारी नागरिकता चेंज करना नहीं, चेक करना नहीं। और मैं भी शुरू से यही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का काम है कि जो सामान्य तौर पे रहता है उसको आप वोटर बनाइए, और अगर वो नागरिक नहीं है तो ये सरकार के दूसरे विभागों का काम है कि उसकी नागरिकता को चेक करे और उसको कहे कि भाई आप वोटर नहीं हो सकते, या उसका नाम हटाने के करे। लेकिन चुनाव आयोग वो जांच नहीं करेगा। चुनाव आयोग सामान्य तौर पर रहने वालों की को वो, इसीलिए वो सिस्टम है कि बीएलओ जाएगा और चेक करेगा। आज ही मैंने लिखा भी है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़े, परेशान होना पड़े, समय लगाना पड़े, तो कौन जाएगा वोट देने? कोई नहीं जाएगा। तो इसीलिए है कि उसका नियम ही इसीलिए है कि बीएलओ आपके पास, किसी सरकारी काम में आपका काम है, आप सरकारी दफ्तर जाएंगे, लेकिन मतदाता सूची बनाने के लिए बीएलओ आपके घर आएगा। ये नियम है और यही चला रहा था इतने साल से। तो बीएलओ की सुविधा के लिए, और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि पहले बीएलओ 500,000 वोट देखता था, अब उसको 10,000 वोटर देखना है। अब बीएलओ की संख्या बढ़ी है, वोट उसके पास उतने ही है, तो वो ये नहीं कह सकता है कि काम बढ़ गया है, अब हम आपके घर नहीं आएंगे, आप मेरे घर आइए। तो ये सब इसीलिए था कि वोटर बनने में आसानी रहे और कोई छूटे नहीं। उसको चुनाव आयोग ने बिल्कुल उल्टा कर दिया कि नहीं, हम नागरिकता चेक करेंगे। आप चेक करिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको चेक करने का तरीका जो होगा वो इलाका विशेष की जरूरतों सुविधाओं के अनुसार होगा। जैसे आप महानगरों में तो मान लीजिए जो मर्जी दस्तावेज, लेकिन जहां हर साल बाढ़ आती है, जहां हर साल जान बचाने के आदमी संघर्ष करता है, वहां वो कागज कैसे बचा पाएगा? और कागज तो तब बचाए जब उसको मिला या दिया गया हो। जब जन्म ही घर में हुआ और घर में जन्म का रजिस्ट्रेशन ही सरकार नहीं कर रही है, अभी पटना में 100% नहीं है, तो गांव देहात में क्या होगा? तो वो दस्तावेज मांगने का कोई मतलब नहीं है। सरकार ने कहा, और सुनने में ठीक लगता है कि 2003 के बाद जो लोग जन्म हुए थे उनका हमको पिताजी का भी चाहिए। तो 2003 में जिसका जन्म हुआ उसके पिताजी का जन्म 2080 में हुआ होगा, 75 में हुआ होगा। तो 75 में बिहार में क्या हो रहा था, ये जो नहीं जानता है वो बोले, जो जानता है वो कैसे मांग रहा है? 75 में भी तो वही स्थिति थी। और अभी अगर नहीं बन रहा है, अगर 2000 के बाद नहीं बन रहा है,
तो 2075 में तो और बुरा हाल था। तो लेकिन चुनाव आयोग को सब चाहिए। चुनाव आयोग को गुजरात और बिहार में अगर अंतर नहीं पता चलेगा, दिल्ली और बिहार में अंतर नहीं पता चलेगा या नहीं पता है, तो आश्चर्य की बात है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल वही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमको नहीं देना है। हमने महाराष्ट्र में जो आया उसको वोटर बनाया और दिल्ली में जो आएगा उसको नहीं बनाना है। हमें उसी को बनाना है जो तय है, जो वोट एक जगह खास जगह देता है। या ये इस तरह से इसके काम में दिखाई पड़ता है। और एडीआर ने जो एफिडेविट दिया है, जिसके बारे में आज अखबार में क्या वो इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर होती है, इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर है, उसमें एडीआर ने चुनाव आयोग के सारे दावों को चैलेंज किया है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में विचार होना है। तो कल वहां देखा जाएगी क्या होता है और कैसे ये लोग उसका बचाव करते हैं। तो कल का दिन वाकई इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है, देखा जाए कि कैसे क्या होता है। और आज मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था दुष्यंत दवे का बीबीसी पे, तो उन्होंने तो बड़े साफ साफ कहा है, मैंने उसको शेयर भी किया उसका लिंक, बड़े साफ साफ कहा है कि बहुत दबाव है सुप्रीम कोर्ट पे, बहुत सारे मामलों का जिक्र किया है, उन्होंने जजों के नाम का भी जिक्र किया। हालांकि कई मामलों में उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं दिया, लेकिन बहुत क्लियर है कि दबाव रहता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव रहता है, वो कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या दबाव है वो कल पता चलेगा। और तथ्य यही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और वहां जो है शुरुआती काम तो हो गया, खबर छप गई और चुनाव आयोग को जो जो प्रचार करना था वो सब उसने प्रचार कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में ये तो नहीं कहा कि एसआईआर की जरूरत नहीं और अभी आप इतने कम समय में क्यों कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट चाहता तो कह सकता था एसआईआर की कोई जरूरत नहीं थी। अगर जरूरत थी भी तो मतलब मान लीजिए अगर जरूरत थी भी तो समय नहीं था, ये तो सबको दिखाई दे रहा था। तो ये तो आराम से कहा जा सकता था कि जैसे लोकसभा चुनाव हुआ है वैसे विधानसभा चुनाव होगा, आप एसआईआर विधानसभा चुनाव के बाद कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे अनुचित नहीं लगता है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट को देखना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं और 28 तक है। ऐसे ही पहले भी हुआ है कि लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम तारीख से पहले कुछ फैसला ऐसा दे देगा कि मामला रुक जाएगा। तो सब लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि एसआईआर की जरूरत नहीं है और आपको पुराने मतदाता सूची पे चुनाव कराइए, तो संभव है कि कल ऐसा ना हो तो फिर एसआईआर तो हो चुका है। तो एसआईआर जैसे हुआ है उसका जो असर होना है वो होगा, तो वो देखा जाए कि क्या होगा, कैसे होता है, और वो दिलचस्प होगा। और चूंकि दुष्यंत दवे ने कह दिया है कि दबाव होता है, तो हम क्यों ना माने कि ये सब दबाव में ही होता है, लेकिन उससे फर्क भी क्या पड़ता है, सवाल ये है। और जो होगा सो होगा, जैसे होगा वैसे होगा, वो दिखाई दे रहा है, दिलचस्प है। चलिए सर, बात तो आप ठीक करें, लेकिन सर बस अंतिम सवाल एक आपसे करूंगा, कल संसद में गहमा गहमी तो रहेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। बिल्कुल। इस गहमा गहमी से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने बाकायदा राहुल गांधी से मुलाकात की है, लोकसभा अध्यक्ष ने भी बैठक बुलाई है, राज्यसभा इस समय संवेदनशील है नहीं, क्योंकि वो धनखड़ साहब चले गए हैं, तो वो सब अभी चिंता में कि चलेगी कि रुकेगी कि बढ़ेगी कि क्या होगा। तो कल क्या लगता है कि मोदी जी सामना कर पाएंगे राहुल गांधी का? नहीं, सामना कर पाएंगे इसकी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो क्या जवाब देंगे, जवाब है नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन संसद में बैठेंगे कि नहीं, वो भी दिलचस्प होगा। अगर संसद में वो बैठते हैं और राहुल गांधी अपनी बात बोल पाते हैं, तो राहुल गांधी तो आजकल ऐसे ही कहते हैं कि देखिए मेरी आंख में नहीं देख रहे हैं, देखिए उठ के चले गए। तो इस ढंग से वो संसद में कितनी देर बैठेंगे और बैठेंगे तो क्या क्या सुनेंगे, वो भी दिलचस्प होगा। जवाब दे पाएंगे, और जवाब देने का तो मतलब वही है कि वो तो जवाब तो आखिर में देंगे, जब सारे सवाल हो जाते हैं तब जवाब देने का रिवाज है, तुरंत प्रधानमंत्री को जवाब देने का, संबंधित मंत्री को जवाब देना होता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो संसद में रहेंगे भी कि नहीं, अभी तक तो वो संसद में रहते ही नहीं, ना के बराबर रहे, तो रहेंगे भी कि नहीं वो वही डाउटफुल है। और इसलिए मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री को कल रहना चाहिए और वो रहेंगे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो पहले कभी नहीं रहे तो अभी भी नहीं रहेंगे। और जब रहे हैं, जब बहुत दबाव पड़ा उन पर, तो जो उन्होंने जवाब दिया था वो हम लोगों को याद है, तो वैसा ही जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसमें मुझे कुछ खास लगता नहीं है, ऐसे ही चलेगा, संसद में ऐसे ही होता रहेगा। और अगर ये कुछ बोलेंगे तो क्या बोलते हैं वो सुनने के बाद ही पता लगेगा कि वो क्या बोले, और उस पर तभी कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि ये कुछ ठोस कह पाएंगे,
कुछ ठोस स्वीकार कर लेंगे या कुछ ठोस चैलेंज दे पाएंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं है। कुछ है ही नहीं, करेंगे क्या? माने जो सवाल पूछा जाएगा उसके पास जवाब आपको देना होता, तो आप उस दिन जो प्रेस को संबोधित कर रहे थे उसी में बोल देते। तो आपके पास कुछ है नहीं, और आपके पास जवाब नहीं है, तभी आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादियों को नींद नहीं आती है टाइप के मामले। तो आतंकवादी जो करके गया उस पर आपको कुछ कहना नहीं है, वो पकड़ा नहीं गया, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने हथियार हैं। तो क्या वो आतंकवादी भारत में जो बने हैं हथियार उससे हमला कर गया था पहलगाम में? और अगर कर ही गया था तो भारत में हथियार बनाने का फायदा क्या? और अगर वो बाहर का हथियार था और भारत में आकर के उससे हथियार से हमला कर गया, तो आपके हथियारों का क्या महत्व? हालांकि खबरें हैं कि एआई से जुड़े हुए इन्होंने ये बनाए हैं जो अपने आप किसी को घुसपैठ करते हुए देख करके फायर कर देगा, और सीमा पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित की जा सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन वो टेक्निक का खेल है। जैसे आपके पास तकनीक है तो आपने ये बना लिया, वो उसका जवाब कुछ बना लिया होगा, तो वो सब अलग बात है। और ये कहने के लिए ठीक है कि हमने बना लिया, लेकिन समय के साथ जो नई चीजें आई हैं वो आपको बनानी ही पड़ेंगी, उसमें कुछ खास बात नहीं है। और ऐसा ही होता तो आपको इजराइल से पेगासस वेगासस खरीदने की क्यों जरूरत पड़ती? आप सब खरीद रहे हैं, राफेल आप वहां से खरीद ही लाए हैं। तो अब वो कहने का कोई मतलब नहीं है। और एचएएल आपको पहले भरोसा नहीं था, दूसरा आपने कुछ बनाया नहीं, कोई दूसरी कंपनी बनाई नहीं। कौन सी नई कंपनी बनाई है, कौन सा क्या कर दिया? सब तो पुरानी कंपनियां हैं। और अगर उनने समय के अनुसार कोई नया डेवलपमेंट कर लिया तो वो बहुत सामान्य है। अगर कुछ बहुत खास किया होता तो बताते कि हमने ये किया, ये कंपनी खुली है, हमने ये किया। तो वैसे तो ये बोलते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा तरक्की कर ली, हमने बहुत वो कर ली। तो वो तो बच्चों के स्कूल में पढ़ाया जाता है, वैसा होता है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल या स्पेसिफिक जवाब इनके पास नहीं होता, एकदम तथ्य नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि लोकसभा में ये कुछ बोल पाएंगे। थोड़ी देर सुन ले वही बड़ी बात है, मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होता है। चलिए सर, इंतजार करेंगे, दिन में फिर सुनेंगे, देखेंगे और दर्शकों तक खबर देंगे। फिलहाल आपसे जो दर्शकों को जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।